नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? चलो भाई ठीक है, एक बार जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक, आपकी क्लास ज्यादा लेट की नहीं होनी, ये कम से भी कम आप ये मान लो 25 मिनट्स ओनली, 25 मिनट की क्लास है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है सर, लाइव कर दो फेसबुक पे भी। हाँ फेसबुक पे, और लिंक वगैरह सब सेंड कर दो। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से वही वीडियो को शेयर वगैरह कर दो आप लोग। ठीक है भाई, देखो इतने प्यारे स्टूडेंट हो आप सभी ने मेरा पहले भी साथ दिया था, अब भी आप ही साथ दे रहे हो, तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने जितने भी यार प्यार, जितने भी यार दोस्त हैं। ठीक है, जितने भी आपके क्लोजली है, फ्रेंड सर्कल है, जहां तक भी आपकी पहुंच है, सारी जगह आप लोग वीडियो को शेयर करें। ठीक भाई, पॉलिटी स्पेशल का बैच है आपके लिए चलाया हुआ है, पॉलिटी स्पेशल। हो गया सर? अच्छा चलो ठीक है, बाद में कर देना शेयर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंट्स बंद कर दो बिल्कुल। कमेंट आप सभी की कमेंट चमकती है। ठीक है, सभी, मैं नाम लेना सही नहीं सोचता, नाम गलत है, लेकिन कमेंट सभी की चमकती है। किसी की कोई लिखता है सर आवाज की प्रॉब्लम है, कोई लिखता है वीडियो क्वालिटी अच्छी है। भाई आवाज भी साफ है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है पढ़ने वाले के लिए, और ईयरफोन लगा ले करो। ठीक है, ईयरफोन लगा लिया करो, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ती हो सबसे बेस्ट है ईयरफोन लगाकर आराम से वीडियो देखो। ठीक है, चलो आइए आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में स्पेशल क्या है? ठीक है, स्पेशल है इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रहा था, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही तरीके से मैं आपको इंडियन पॉलिटी बता दूंगा। तो इंडियन पॉलिटी मैं कल डिस्क्राइब कर रहा था, व्हाट इज इंडियन पॉलिटी। तो भारत के अंदर जो शासन करने की व्यवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, आप सभी को पता है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? भारत का संविधान पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब फिलहाल 2 4 5 दिन तक तो यही टॉपिक चलेगा। 4 5 क्लास मैं इस पे कंप्लीट भी कर दूंगा, 4 5 क्लासेस में लगभग। जैसे टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से बना था, और इसके बनाने से पहले क्या क्या अड़चने आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, इसका स्टार्टिंग से वो इसको कैसे बनाया गया था, कौन सी कमेटियां बनाई गई थी, कौन कौन से चार्टर आए थे, कौन से अधिनियम हुए थे, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये जो है ये फंडामेंटल है सारा का सारा। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली कुछ चीजें हैं जो सबके याद है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल की अगर हम बात करें, बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें, तो बेसिक चैप्टर या बेसिक लेक्चर लेने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो चुका था, फाइनली तक तैयार कर दिया था। ठीक है, और 24 नवंबर को जब ये तैयार हो चुका था, रेडी हो गया था 24 नवंबर को, तो इसी डेट को 24 नवंबर को ही हमने एक डे मनाना स्टार्ट किया, जिस डे का नाम था संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है, और 24 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत करके लास्ट तक पहुंचा दिया था। ठीक है, रेडी कर दिया था पूरा। उसके बाद अप्लाई करने का नंबर कब आया सर? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब देखो नवंबर के महीने में कंप्लीट हो गया था, और नेक्स्ट ईयर जब आएगी यहाँ पे 1950 हो जाएगा, और यहाँ पे 26 जनवरी हो जाएगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया लाल किले से, और इसी दिन 26 जनवरी को ही हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या गणतंत्र दिवस हमने मनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी ने 1930 के दशक में, 1930 में स्वाधीन दिवस या पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाना उन्होंने शुरू कर दिया था 1930 में, और किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, पहले नेशनल कांग्रेस, पहले कांग्रेस पार्टी थी, उससे बाद में मैं पढ़ाऊंगा कांग्रेस के बारे में सारी चीजें, लेकिन अभी यहां पे पता करना है कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 1930 में पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया, और पूर्ण स्वराज्य घोषित करके था 1930 में, और 1930 से ही गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया।
और यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, ठीक है, या पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित कर दिया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था भारत को। और उसके बाद में क्या नेक्स्ट, जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को ही भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखना 26 जनवरी का ये रीजन है। उसके बाद एक नोट में मैंने बात लिखी है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब शुरू हुआ था? तो भारत में जैसे ही ब्रिटिशर आए थे, ब्रिटिशरों की जैसे ही इंडिया में एंट्री हुई थी, ब्रिटिशरों का जैसे ही भारत में आगमन हुआ था, उसी टाइम से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी। ये भी ध्यान रखना। तो भारत में आने वाले सबसे पहले जो ब्रिटिशर थे, जिनका नाम, जो 1599 ईस्वी में आए थे, 1599 में भारत आने वाले जो प्रथम ब्रिटिशर थे, जिनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल पहले ब्रिटिशर थे जो इंडिया में आए थे, और ये 1599 ईस्वी में आए थे दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें, जो जॉन मिल्डन हॉल थे, ये एक मर्चेंट ग्रुप से रिलेशन रखते थे। मर्चेंट ग्रुप था एक, ठीक है, जो व्यापार के उद्देश्य से आया था, ट्रेडिंग करने के पर्पज से आया था। उस मर्चेंट ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के ये मेंबर थे। और मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप की अगर हम बात करें, सर ये भेजा किसने था? तो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने इसको भेजा था। और सर भेजा क्यों था? तो रीजन अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने 1600 ईस्वी का जो चार्टर अभिलेख था, ठीक है, 1600 का चार्टर अभिलेख, 1600 का जो राजलेख था, ठीक है, चार्टर को बोलते हैं राजलेख, तो 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, उसके अनुसार अगर हम बात करें, तो इनको मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था कि ये भारत में जाके भारत का ही भारत में पूर्वी देशों में व्यापार करे। तब तक कब तक? 15 वर्ष तक। तो ये ध्यान रखना, भारत में आने वाले पहले ब्रिटिशर थे 1599 में जो आए थे, जॉन मिल्डन हॉल, जो मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के मेंबर थे, ठीक है। और ये भारत में 15 वर्षों के लिए आए थे, क्या करने के लिए? व्यापार के पर्पज से आए थे, ठीक है, व्यापार ट्रेडिंग के उद्देश्य से आए थे, ध्यान रखना। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी, तो 1600 ईस्वी का जो चार्टर अभिलेख था, 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, 1600 का जो राजलेख था कंपनी का, ठीक है, उस राजलेख में लिखा हुआ था कि जो महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इन सभी को, जो अंग्रेज था जॉन मिल्टन हॉल या इसके ग्रुप मर्चेंट एडवेंचर को 15 साल का एकाधिकार दिया था। 15 साल का इन्होंने परमिशन दी थी कि 15 साल तक जाओ और भारत के जो पूर्वी देश है उनके अंदर व्यापार करो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड 31 दिसंबर 1600। फिर उसके बाद आता है 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी लंदन में। पहली बार अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये लंदन में लगाई गई थी, लंदन में थी दोस्तों, ये स्टेबलाइज लंदन में हुई थी, इसको स्थापित किया गया था लंदन में। अगर हम बात करें सर इसके फॉर्मर कौन थे, तो ये फॉर्म किसने करी थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बनाने वाले दो आदमी थे, एक का नाम था जॉन वाट्स और दूसरे का नाम था जॉर्ज व्हाइट। ये भी ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन में स्थापित की गई थी, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। दो आदमियों ने मिलकर इसको स्थापित किया था, नंबर एक जॉन वाट्स और दूसरा जॉन व्हाइट। उसके बाद अगर हम बात करें चार्टर 1600 का जो अभिलेख आया था, 1600 के अभिलेख में जो चीज लिखी हुई थी, 1600 के अभिलेख या 1600 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत लिखा हुआ था कि भारत से पूर्वी देशों में व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चार्टर 1600 का जो राजलेख था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की परमिशन मिली थी। परमिशन कहां से मिली थी? ये चार्टर थे ना, ये चार्टर ब्रिटेन से आया करते थे और इन पे जो घोषणाएं होती थी वो घोषणाएं लिखी रहती थी, नोटिफिकेशन लेटर मान लो एक तरीके से, ऑफिशियल लेटर। और ये महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट इनको प्रिंटेड करवाती थी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत में पूर्वी देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन का पर्पज था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पुराना नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम था, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये है इसका नाम।
तो यहाँ तक का आपने समझा होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 24 नवंबर सॉरी 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हो चुका था इंडिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था, तो रीजन की मैंने बताया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज्य भारत को घोषित कर दिया था, और उसी दिन से ही क्या कहते हैं, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाना शुरू हो चुका था। और यही एक रीजन था कि भारत संविधान को 26 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस पर ही लागू कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिशर, तो भारत में ब्रिटिशरों का जैसे ही, अंग्रेजों का जैसे ही आगमन भारत में हुआ, उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी जा चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन उसी टाइम तक बनना स्टार्ट हो चुका था कहीं ना कहीं, ऐसा माना जाता है। तो भारत में आने वाले पहले जो ब्रिटिशर थे, जो 1599 में आए थे, जिनका नाम था जॉन मिल्टन हॉल, और जॉन मिल्टन हॉल एक ग्रुप था, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के ये मेंबर थे। और मेंबर ये भेजा किसने था? जो ये ग्रुप था, ये ट्रेडिंग करने, बाजार करने या व्यापार करने का ग्रुप था, व्यापार करने वालों का। और इसको भेजा था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने। और ये कहां पे लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था जो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था, 1600 चार्टर एक्ट जो आया था, 1600 ईस्वी का चार्टर अभिलेख जो आया था, राजलेख, उसके अनुसार लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, या मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको भारत में 15 वर्षों तक का एकाधिकार प्राप्त है, कहीं का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है। 15 वर्ष तक वो इंडिया के अंदर अपना व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश लंदन के अंदर दोस्तों क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, जो जिसके जो फाउंडर थे, दो आदमियों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। एक का नाम था जॉन वाट्स और दूसरे का नाम था जॉर्ज व्हाइट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद आया 1600 चार्टर एक्ट, 1600 का चार्टर अधिनियम, 1600 चार्टर अधिनियम आया, राजलेख आया, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों में व्यापार व एकाधिकार प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम द गवर्नर्स एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? कमेंट करो। समझ में आ रही है सारी चीजें? भाई पॉलिटी है, आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे साथ के साथ। अच्छा, एक बोल रहा है कि सर नोट्स मिलेगा, भाई कुछ नहीं मिलने का, नोट्स वोट्स कुछ नहीं मिलने के, जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है वो अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लो, वही नोट्स है, ठीक है। और नोट्स भी हाथ से बना के मैं ही दू, सेंड कर दू, खाना भी मैं ही खिलाऊं तुझे। चलो तो ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते आगे, जो कंपनी का स्ट्रक्चर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ढांचा था, स्ट्रक्चर जो था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दो तरह से ये डिवाइड थी। इसमें दो चीजें होती थी, जैसे किसी भी देश का शासन चलाने के लिए तो प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर दो भागों में डिवाइड था। एक का नाम था स्वतःधारी मंडल। इस स्वतःधारी मंडल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंपनी के मालिक आते थे, ठीक है। और दूसरा जो था निर्देशक मंडल। इस निर्देशक मंडल में जो थे वो गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और 24 अन्य निर्देशक आते थे। तो समझने वाली बात है, कंपनी दो भागों में बटी हुई थी, एक था श्वेतधारी मंडल और दूसरा था निर्देशक मंडल। श्वेतधारी मंडल के अंदर कंपनी लगाने वाले जो व्यापारी है वो लोग आते थे, और निर्देशक मंडल में जो वहां की पावर्स है वो पावर्स वाले लोग आते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो श्वेतधारी मंडल के अंतर्गत कौन आते थे? कंपनी के मालिकों का एक समूह था, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक, ठीक है। तो भाई कंपनी के जो मालिक थे, जो ओनर्स थे, उन ओनर्स का एक ग्रुप था ये। और दूसरा था जो 25 सदस्यों का निर्देशक मंडल चुना करते थे। ये क्या थे? कंपनी के जो मालिक थे ना, ये कंपनी के मालिक 25 सदस्यों का एक निर्देशक मंडल चुना करते थे। उसके बाद में है निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल की अगर हम बात करें तो निर्देशक मंडल में तीन चीजें होती थी। नंबर एक, गवर्नर्स जाते थे, ठीक है, गवर्नर एक राज्यपाल की नियुक्ति होती थी इसमें। दूसरा डेप्यूटी गवर्नर उप राज्यपाल नियुक्त होता था। और तीसरी बात है 24 अन्य निर्देशक होते थे, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है, जो कंपनी थी वो कंपनी व्यापारी जो पूंजीपति थे, पूंजी उद्योगपति और वहां की गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती थी। अब ये सिस्टम समझ में आया होगा आपकी।
तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर था ये था भाई, स्वतःधारी मंडल और निर्देशक मंडल। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आपने जैसे पढ़ा, नोट में बात लिखी हुई है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को किंग जॉन फर्स्ट ने भेजा था। तो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, जो भेजा गया था किंग जेम्स फर्स्ट द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, किंग जेम्स फर्स्ट द्वारा भेजा गया था। उसके बाद हम बात करें तो 1609, 1615, 1626 में जेम्स प्रथम ने व्यापार के अधिकार बढ़ा दिए थे। ठीक है, उन्होंने परमिशन दी। जेम्स प्रथम तो था जेम्स, किंग जेम्स फर्स्ट जो था, उन्होंने 1609, 1615 और 1626 में जेम्स प्रथम ने व्यापार के अधिकार बढ़ा दिए थे। अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री जो खोलने की परमिशन मिली थी, जब जहांगीर के दरबार में आया तो परमिशन मिल गई थी, और अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री खोलने की जो अनुमति मिली थी वो सूरत गुजरात में मिली थी। ठीक है, गुजरात 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 वैसे तो बड़ा बाद में था, लेकिन पहले सूरत में मिली थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद 1615 में दूसरा अंग्रेज भारत में आया था। 1615 में दूसरा अंग्रेज जो है वो भारत में आया, जिसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत आया था। उसके बाद आता है, अगर धीरे धीरे कुछ टाइम बढ़ा, और टाइम बढ़ने के बाद में सीधे पहुंच के हम 1726 का चार्टर अधिनियम, 1726 का चार्टर एक्ट या 1726 का राजलेख। 1726 का जो राजलेख है, इसके बीच में इससे पहले देखो कितनी सारी, मैंने कहा 1615 पे एंड कर दिया। 1615 के बाद ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं हुई जो पॉलिटी के अंदर पड़ी जाए, लेकिन 1615 के बाद अगर पॉलिटी को इफेक्टेड करता है तो 1726 का चार्टर अभिलेख, ठीक है, राजलेख। 1726 में एक राजलेख आया। 1726 में जब एक राजलेख आया तो 1726 वाले राजलेख में क्या था, इस राजलेख में ऐसा लिखा हुआ था कि भारत के अंदर तीन प्रेसिडेंसियों की स्थापना की जाए। तो जब तीन प्रेसिडेंसियों की स्थापना की गई, तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी कहां पे लगाई गई, नंबर एक कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंसी स्थापित की, दूसरी बंबई के अंदर, और तीसरी मद्रास के अंदर। मैंने लिखा हुआ है कलकत्ता की अगर हम बात करें तो नया नाम कोलकाता है, बंबई की अगर हम बात करें तो बंबई का नया नाम महाराष्ट्र है। ये भी ध्यान रखना, बंबई का नया नाम महाराष्ट्र है, लेकिन बंबई का नया नाम मुंबई है। वो जब राज्यों का पुनर्गठन होगा ना, उसमें बता दूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बंबई का नाम हटा के बंबई का नाम बदलकर महाराष्ट्र किया गया था जब महाराष्ट्र स्टेट बना था, ये ध्यान रखें। बंबई का वैसे नया नाम मुंबई है, ठीक है, मद्रास को हम चेन्नई कहते हैं। तो तीन जगह प्रेसिडेंसी स्थापित की गई, नंबर एक कलकत्ता, नंबर दो बंबई और नंबर तीन मद्रास। ठीक है, तीनों जगह तीन मेयर कोर्ट स्थापित किए गए। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास के अंदर क्या स्थापित किए गए, मेयर कोर्ट स्थापित किए गए, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये जो कोर्ट थे ये कानून, ये लॉ बनाने का काम करते थे, लॉ बनाने का काम करते थे, कानून बनाने का काम करते थे। उसके बाद आता है कुछ युद्ध हुए थे, जैसे कि 1726 के अंदर चार्टर अभिलेख आया था, चार्टर एक्ट। उसके बाद 1757 के अगर हम बात करें, आप लोग सभी अच्छे से जानते हो कि 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध। और प्लासी अगर हम बात करें, प्लासी जगह कहां है, तो प्लासी अगर हम जगह की बात करें, सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, लेकिन आप सुनो ध्यान से कि जो प्लासी है, प्लासी की जगह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बंगाल जो है, बंगाल में एक जिला है नादिया जिला, बंगाल में एक जिला है नादिया जिला। और नादिया जिले की अगर हम बात करें तो नादिया जिले के बाएं तट पर, नादिया जिले के बाएं तट पर गंगा नदी है ना पश्चिम बंगाल में, तो गंगा नदी को ही हम अलकनंदा बोलते हैं। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, कोई भी कुछ भी बोल दो सर। ठीक है, अगर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है गंगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बंगाल के नादिया जिले में गंगा नदी के बाएं तट पर पलासी स्थित है, और पलासी का युद्ध वहीं पर हुआ था। पलासी का जब युद्ध हुआ था तो पलासी के युद्ध में कौन, बंगाल का जो कौन था नवाब, बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत की ओर से सिराजुद्दौला या बंगाल की ओर से सिराजुद्दौला लड़ रहा था, और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हुई, और फाइट होने के बाद में अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला की हार हो गई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। उसके बाद बात करें सिराजुद्दौला की, अगर हार हुई थी ना, तो सिराजुद्दौला की जब हार हुई थी मेरे भाई, इसी सिराजुद्दौला की हार के कारण कौन बने थे, इसी के भाई बने थे। सिराजुद्दौला के जो भाई थे, ठीक है, उन्होंने इनके साथ में गद्दारी की थी, और गद्दारी करने का परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता। तो ये ध्यान रखना, जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला जो साथ सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, जो सेना का नेतृत्व करते थे, नेतृत्व करने वाले थे, बंगाल का गवर्नर था मीर जाफर, जिसको बाद में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है,
ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर इसका सेनापति था, और जो बाद में चल के रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ा, ये ध्यान रखना। तो गद्दारी करी थी, गद्दारी सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने वाले 3 आदमी थे, मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ। 2 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक मीर जाफर और एक राय दुर्लभ, ये इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है। इन्होंने ये दरअसल स्टार्टिंग में तो ये सिराजुद्दौला के साथ में थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने पक्ष बदल दिया, और पक्ष बदलने के बाद में इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, और जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई, और जो बंगाल का शासन था वो सिराजुद्दौला से छीन गया, और छीनने के बाद में बंगाल पर अधिकार रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश प्रांत का हो गया, ठीक है, ब्रिटिश पावर स्टेबलाइज होगी। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जब जीत गया, रॉबर्ट क्लाइव ने जीतने की खुशी में जो मीर जाफर था जिसने गद्दारी की थी, मीर जाफर को ही बंगाल का गवर्नर, बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ा दिया। उसके बाद एक युद्ध और हुआ 1757 के बाद में, दूसरा युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 का जो युद्ध था ये बहुत इंपोर्टेंट है, जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था हेक्टर मुनरो और शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सिराजुद्दौला के बीच में। ये ध्यान रखना है, मतलब बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से लड़ने वाले थे शाह आलम सेकंड, मीर जाफर और सिराजुद्दौला, लेकिन अंग्रेज ब्रिटिशर की तरफ से जो लड़ने आया था वो नाम था हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें इनकी हार हुई और हेक्टर मुनरो की जीत हुई, विजय। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस तरीके से ही सारी चीजें चलती रहेगी आगे। तो ये जितना मैंने पढ़ाया है इसको एक बार आप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीजों को नोट डाउन कर ले, बहुत अच्छा है। कंपनी स्ट्रक्चर समझेंगे। कंपनी का जो स्ट्रक्चर था वो 2 में